हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज मारारा ईटा से आप सबका फिर स्वागत करता हूं एक बार इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं प्रश्नावली 5.8। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था इससे पिछले वीडियो में लैग्रांजे की प्रमेय, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी बताया था। तो इस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चंस ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, भले ही शायद आपको लगे क्योंकि बुक में इसके क्वेश्चंस भी नहीं हैं, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन अपनी तरफ से ही बताता हूं। जो क्वेश्चन मैंने इस समय लिखा, f(x = x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ये त्रिघातीय फलन है क्योंकि जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो x² तो यहां पे आएगा और फिर इसकी गुणा भी करें तो यानी टोटल कितना हो गया, x3। इसका मतलब ये त्रिघातीय ही है। मैं चाहूं तो इसकी गुणा करके भी लिख सकता था, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब मैंने इसे ऐसे ही लिखा रहने दिया, यानी एक त्रिघातीय से मैं समझा रहा हूं, द्विघातीय का मैं नहीं समझा। तो एक अंतराल भी आपको दिख ही दिया हुआ है 1 से लेकर 3 तक। इस अंतराल में ये फलन परिभाषित है 1 से लेके 3 तक। अब देखिए, जैसे हम अभी तक रोले की प्रमेय में करते आए थे, मैंने कहा था रोले की प्रमेय जब हम स्टार्ट करते हैं तो fa और fb के मान निकालते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं इसका मान 1 पे निकालूं तो 1 - 1 कितना हो गया, 0, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है। और अगर हम इसका मान 3 पे निकालें तो 3 - 1 2 और 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 2 आ रहा है। यानी f1 का मान वो तो 0 आ रहा है और f3 का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2। ये इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में इस अंतराल पर रोले की प्रमेय लागू हो ही नहीं सकती क्योंकि fa = fb है ही नहीं। यानी इस क्वेश्चन में लैग्रांजे की प्रमेय लागू हो सकती है। क्यों? क्योंकि इस फलन सतत और अवकलनीय है। अब ये केवल इसी पे ही डिपेंड है और वो होगा भी, ये मैं आपको अब बताता हूं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको रोले की प्रमेय में बताया था, सततता और अवकलनीयता हम पहले चेक करेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं। तो देखिए, पहले अवकलनीयता ही चेक करते हैं इसकी। मैंने इसका अवकलन किया। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा इसका अवकलन करें तो पहले इनकी गुणा करें आपस में। fx का मान निकाल लिया एक फलन के रूप में, त्रिघातीय फलन के रूप में, फिर उसका अवकलन कर दिया। मैंने इनकी गुणा नहीं की, मैंने इनका सीधा अवकलन किया गुणनफल नियम से। आप वो भी कर सकते हैं, आप गुणनफल नियम पढ़ चुके हैं। और गुणनफल नियम क्या है, देखो अवकलन किया f'(x) = पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, सेकंड का अवकलन, तो सेकंड का अवकलन करें तो देखिए इस पूरे को मुझे x मानना पड़ेगा, यानी x की पावर n, तो n x की पावर n-1 यानी 2 x - 2 की पावर 2 - 1, तो x - 2 की पावर वो 1 ही रह गई। तो पहले तो मैंने x की पावर n का किया, 2 × x आ गया। फिर ब्रैकेट का भी करेंगे तो ब्रैकेट का कितना आएगा, 1 - 0 1, तो मैंने 1 नहीं लिख के दिखाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए, पहले फर्स्ट को लिखा, सेकंड का अवकलन, प्लस अब मैंने सेकंड को लिखा, फर्स्ट का अवकलन करें तो 1 - 0 1 आ गया। अब देखते हैं आगे, हमें इतना तो नहीं छोड़ना, इसे थोड़ा सॉल्व करके भी लिखना पड़ेगा। इन दोनों में देखिए आपको लगेगा x - 2 कॉमन है। अगर हम x - 2 कॉमन लें तो 2 × x - 1 प्लस x - 2। अब देखिए आगे का पार्ट, x - 2 ऐसे ही छोड़ दिया, 2x + x टोटल हो गया 3x, और -2 -4। आप चाहे एक बार गुणा करके देख लें फिर बैलेंस कर लें, मैंने सीधा एक बार में लिख दिया 2x + x 3x, -2 और -2 -4। ये आता है f'(x) का मान। अब देखिए, अवकलनीयता के लिए हमें देखना है ये f'(x) इस अंतराल में x के प्रत्येक मान के लिए ये परिभाषित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये अवकलनीय है, और अगर आप ये कह दें 1 से लेकर 3 के बीच में कोई भी मान x का ऐसा है जिसपे ये अपरिभाषित आ रहा है यानी कि अनंत, तो अवकलनीय नहीं होगा। ये देखिए, मेरे नजर में ऐसा कोई मान नहीं है। हाँ, ये तब होता अगर ये 1/, इस तरीके से होता, क्योंकि कोई चीज जब बटे में होगी अंश/हर के रूप में तो वो अनंत आ सकती है। लेकिन इस समय तो देखिए अनंत नहीं आ सकता। 1 से लेकर 3 तक का कोई भी मान आप रख के देख लें,
कोई ना कोई उत्तर आपका निकल के आएगा, अनंत हो ही नहीं सकता। यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू 3x-4। ये तो देखिए हमने ये भी देख लिया कि परिभाषित है x के प्रत्येक मान के लिए। ये लाइन देखिए मैंने यहां भी लिखी है, क्योंकि एफ डैश एक्स यानी कि ये चीज अंतराल 1,3, देखिए अंतराल खुला अंतराल ही देखना है अवकलनीयता के लिए। इस अंतराल में x के सभी मानों के लिए परिभाषित है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फलन fx अंतराल 1,3 में अवकलनीय है। क्योंकि फलन अवकलनीय इसलिए क्योंकि एफ डैश एक्स परिभाषित है x के प्रत्येक मान के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट तो प्रूफ हो गया, क्योंकि अनंत हो ही नहीं सकता। अब आता है सततता की पहचान। सतत जो हम देखते हैं वो फलन से ही देखते हैं। इस अंतराल में x का कोई भी मान ऐसा है जो हम यहां रखें तो वो अनंत हो जाए, यानी कि अपरिभाषित, तो वो सतत नहीं होगा। लेकिन मुझे देखिए ऐसा कोई मान नहीं लगता। तब होता ही अगर ये भी 1/, इस तरीके से दे रखा होता तो 1 पे भी होता अनंत, वो 2 पे भी होता अनंत। लेकिन ये क्योंकि बटे में है ही नहीं, यानी ऐसा कोई भी मान आप रख के देख ले x का, ये अनंत हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है ये भी x के सभी मानों के लिए परिभाषित है। ये लाइन देखिए मैंने यहां लिख दी, चूंकि फलन fx अंतराल 1,3 बद अंतराल में x के सभी मानों के लिए परिभाषित है, अतः फलन fx अंतराल 1,3 में सतत है। 2 पॉइंट आपके प्रूफ हो गए, अवकलनीय भी है सतत भी है। इसका मतलब है लैग्रांजे की पिर में लागू होती है। अब देखिए अगर ये हमने इतना तो प्रूफ किया कि लैग्रांजे की पिर में यहां पे लागू होती है, इसका मतलब है अब इसे सत्यापित भी करके दिखाना है। यानी हमें ये दिखाना है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। एफ डैश सी इज इक्वल टू ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो यहां से जो सी का मान निकल के आएगा वो इस अंतराल में आना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी। चलिए देखते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल टू, सूत्र तो मैंने लिखवाया था देखिए वो यही होता है। अब देखिए आगे लिखता हूं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी का मतलब देखिए ये मान, क्योंकि ये ए होता है और ये क्या होता है बी, इसका मतलब है एफ थ्री माइनस F1 बटे 3 माइनस 1। देख सकते हैं आप एक बार, मैंने इसे सूत्र में मान रखा, A का मान 1 है और B का मान कितना है 3, तो F3 माइनस F1 बटे 3 माइनस 1। अब देखिए आगे, यानी कि F डैश सी, F3 का मान, F3 का मान देखिए हम निकालेंगे वो यहीं से निकालेंगे, क्योंकि तो फलन का मान है और मैंने शायद शुरू में आपको निकाल के दिखाया भी था। इसका मान चलिए दोबारा निकाल लेते हैं। 3 पे निकालें तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 2, तो ये चीज वो 2 आ रही है। माइनस अगर हम 1 पे निकालें तो 1 माइनस 1 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें वो 0 आता है। अब देखिए मैंने यहां नहीं रखा था, मैं यहां भी रख सकता था, पहले मैंने आपको मान रख के दिखाई। अब देखिए आती है बात एफ डैश सी की। एफ डैश सी देखिए हम यहां रखेंगे, यानी सी माइनस 2 इंटू 3c माइनस 4। वो देखिए मैंने यहां लिखा सी माइनस 2 इंटू 3c माइनस 4, क्योंकि मैंने एक्स का मान केवल सी रख दिया। एफ डैश सी इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। अब देखिए आगे का पार्ट आता है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं इसके आगे। इनकी मल्टीप्लाई देखिए करने, अच्छा कुछ लोग ये करते हैं तो द्विघातीय है, एक बार इसे 1 के इक्वल रख दिया, एक बार इसे 1, ऐसा नहीं करना है। वो सिर्फ तब होता है जब यहां इक्वल टू 0 है, तब हम करते हैं। एक बार इसे 0 के इक्वल रख दिया, एक बार इसे, बाकी किसी कंडीशन में नहीं करना। अब देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो वो हो गया 3c स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई माइनस के 4c और माइनस के 6c। चलिए मैं आपको पूरे लिख के दिखा रहा हूं, माइनस के 4c माइनस के 6c और प्लस के 8 इक्वल टू 1। अब देखिए आगे मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3c स्क्वायर माइनस के 10c और प्लस के 7 इक्वल टू 0, क्योंकि 1 हम माइनस में ले आए।
तो 3c² माइनस के 10c और प्लस के 7 इक्वल टू 0। अब देखिए 7 इंटू 3 21, तो 21 के ऐसे फैक्टर यानी गुणनखंड जिन्हें जोड़ के 10 आए तो वो 7 और 3 ही हो गए, क्योंकि 7 और 3 10, 7 के 21। इसका मतलब इसके गुणनखंड भी पॉसिबल थे। अगर गुणनखंड पॉसिबल नहीं होते तो देखिए मुझे सीधी आचार्य वाला सूत्र लगाना पड़ता। अब देखिए मैंने सीधा लिख दिया 7 और 3, माइनस के 10 को क्या लिखा, माइनस के 3c माइनस के 7c, इसमें 3c कॉमन और यहां माइनस के 7 कॉमन। इसका मतलब c माइनस 1 3c माइनस 7, यानी एक तो आता है c इज इक्वल टू 1 और एक आता है c इज इक्वल टू 7/3। अब ये देखना है, देखिए यहां मैंने इक्वल रख दिया, एक बार इसे 0 के इक्वल लगा, c का मान 1 आया, और एक बार इसे 0 के इक्वल लगा, c का मान 7/3। हमें देखना है इन दोनों में से ऐसे कौन से मान हैं जो इस अंतराल में हैं। अब देखिए यहां 1 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं ले सकते हम क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये तो गलत है, ये हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। 7/3, तो 7/3 का मान देखिए अगर मैं निकाल के देखता हूं डिवाइड करके तो 2.33 आएगा, और 2.33 इसमें आ रहा है। इसका मतलब ये मान देखिए बिल्कुल सही है। और मैंने ये लिखवाया भी था कम से कम एक मान ऐसा जरूर होगा जो इस अंतराल में होगा, तो कम से कम एक का मतलब एक मान भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी, तो हमारा एक मान देखिए आ भी गया। अब आगे लिख देंगे अतः लैग्रांजे की प्रमेय सत्यापित होती है। तो ये देखिए मैंने ये जो क्वेश्चन बताया वो मैंने आपको ये अपनी तरफ से बताया। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, f(x) इक्वल टू 1/4x माइनस 1, और अंतराल देखिए मैंने लिखा 1 से लेकर 4 तक। इस अंतराल में हमें देखना है कि सबसे पहले चलिए यही चेक करके दिखाता हूं इस पर रोले की प्रमेय लागू हो सकती है या नहीं। तो वो चीज हम fa इज इक्वल टू fb से ही प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इस फलन का मान 1 पे निकालूं तो 1 रखा मैंने, 4 माइनस 1 3, तो 1/3 आ गया। और अगर मैं 4 पे निकालूं तो 16 माइनस 1 15, तो 1/15 इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि f1 आता है 1/3 और f4 आता है 1/15, यानी fa इज नॉट इक्वल टू fb, तो इस पर रोले की प्रमेय तो लागू नहीं हो सकती। अब आता है लैग्रांजे की प्रमेय, तो वो चीज हमें अब करनी है, सही चेक करनी है। तो देखिए मैं इसका अपकरण आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। अब हमें इसका अपकरण कैसे करें, या तो मैं इसका अंश बटे हर यानी भागफल नियम से करूं, और नहीं तो सीधा मेथड भी है, ये जरूरी नहीं है भागफल नियम भी लगाएं। अगर मैं इसे x मानता हूं पूरे को, तो मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी इसका शॉर्ट मेथड कि 1/x का अपकलन क्या होता है, और मैंने कहा था वो सीधा भी लिख के आएंगे आप, कोई नंबर नहीं कटेंगे। 1/x इसका अपकलन माइनस के 1/x²। देखिए लिखा 1/x का अपकलन माइनस के 1/x² इंटू हमने इसे x माना, यानी इस ब्रैकेट का भी तो करना है। अब पहले तो 1/x का किया, देखिए ये आ गया माइनस के 1/x² इंटू अब इस ब्रैकेट का भी करें, चलिए वो इंटू में आएगा, तो ब्रैकेट का करेंगे तो 4 × 1 यानी कि 4 माइनस और 1 का अपकलन क्योंकि अकेला नियतांक है वो 0, यानी देखिए मैं नीचे लिखता हूं इसका अपकलन, तो ये 4 हो गया माइनस के 4 बटे 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आता है अपकलन। आप अंश बटे हर के नियम से कर लें, उत्तर यही आएगा। अब हमें ये देखना है कि ये देखिए कहीं x के किसी मान के लिए ये अनंत या अपरिभाषित हो सकता है। मेरे को देखिए एक मान लगता है, अगर मैं यहां पे वो कैसे निकालते हैं, अब आप लोग ये सोचेंगे कि अंश बटे हर का क्वेश्चन है तो ये अनंत कब हो सकता है। ये अनंत तब हो सकता है अगर ये चीज 0 हो जाए, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो अब मैं देखिए यहां लिख के दिखाता हूं, अगर आपका ये 4x माइनस 1 ये इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब है 4x इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4।
यानी x का मान अगर यहां में 1/4 रखूं तो ये अनंत आएगा, यानी कि अपरिभाषित। लेकिन देखिए मैंने कहा था ये आपको देखना होता है अवकलनीयता खुले अंतराल में देखनी है, और अंतराल भी आपको कौन सा दे रखा है, 1 से लेके 4 तक। यानी 1 से लेके 4 के बीच में ऐसा कोई मान ऐसा है x का जिसे हम यहां पे रखें कि वो अनंत आए। आप लोग कहेंगे 1/4 है ऐसा मान, लेकिन 1/4 इस अंतराल में आ ही नहीं रहा, क्योंकि 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.25 आएगा, वो तो 1 से छोटा हो गया, वो तो अंतराल में है ही नहीं। हाँ, अगर ये 0 से 4 तक होता यहां पे तो आपका 1/4 इसमें आ जाता, तो ये अवकलनीय नहीं होता, वो हम लिख के दिखा देते कि 1/4 पर ये अवकलनीय नहीं है, अतः लैग्रांज की प्रमेय लागू नहीं होती। लेकिन 1 से 4 के बीच में तो ऐसा कोई मान ही नहीं है ऐसा, क्योंकि आपने कहा 1/4 आ रहा है, वो इसमें है ही नहीं। यानी इस अंतराल के कोई भी मान आप रख के देख लें यहां पे, ये अनंत कभी हो ही नहीं सकता। ये सभी मानों के लिए परिभाषित है। यानी यही चीज देखिए f' अंतराल 1,4 में x के सभी मानों के लिए परिभाषित है, अतः फलन fx अंतराल 1,4 में अवकलनीय है। अब देखिए आता है आपका ये चीज, यानी सतत का देखना। तो ये चीज भी देखिए तभी अनंत हो सकती है, यानी कि अपरिभाषित, जब ये चीज 0 हो जाए। वो देखिए यहां पे, यानी ये भी 1/4 पर ही अनंत हो सकता है, यानी कि अपरिभाषित। लेकिन 1/4 इसमें है ही नहीं, क्योंकि वो तो 1 से छोटा है, इसके बीच में आएगा ही नहीं, 1 और 4 तक नहीं आएगा 1/4। ये भी बिल्कुल क्लियर है। यानी चूंकि fx अंतराल 1,4 में x के सभी मानों के लिए परिभाषित है, अतः फलन fx अंतराल 1,4 में सतत है। इसका मतलब यह हुआ, यह अगर फलन अवकलनीय भी है और सतत भी है तो लैग्रांज की प्रमेय लागू होती है। अब ये मुझे वेरीफाई करके दिखाना है। इसका सूत्र f' इज इक्वल टू fb माइनस fa बटे b माइनस a। fb का मतलब देखिए b का मान 4 है और a का मान कितना है 1, b का मान 4, a का मान 1। f' देखिए यहां से निकाल सकती हैं, h का मान केवल c रखना है, तो माइनस के 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये मान आपको शुरू में भी मैंने निकाल के दिखाई थी, जब रोले की प्रमेय मैंने कहा था सत्यापित ध्यान नहीं हो रही। चलिए फिर भी एक बार निकाल देते हैं। अगर हम इसका मान 4 पे निकालें तो 4 इंटू 4 16, 16 माइनस 1 15, 1/15। देखिए मैं यहां रख देता हूं, इसका मान 1/15। और अगर 1 पे निकालें तो 4 माइनस 1 3, 1/3 बटे 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब देखिए मुझे ये सॉल्व भी करके दिखाना है, तो देखिए चलिए मैं इधर करके दिखाता हूं। ये सॉल्व करके c का ऐसा मान आना चाहिए जो इस अंतराल में हो, और वो देखिए जरूर आएगा। अब ये कितने मान आएंगे ये इसे सॉल्व करके ही पता लगेगा। यानी माइनस के 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलिए मैं आगे ऊपर पहले एलसीएम लेता हूं। इसका एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा, तो ये 15 एलसीएम आएगा, यानी 1/15 माइनस 5/15, तो ये माइनस के 4/15 हो गया। मैंने सीधा ही लिख दिया है, आप लोग करके देख सकते हैं। इसका एलसीएम 15 आएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 1 माइनस 5 माइनस के 4/15 और बटे में 3। अब देखिए ये सिंपल ही पड़ेगा, ये 15 नीचे आएगा गुणा में, यानी कि माइनस के 4 बटे 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 45। ये कैंसिल हो गया, यानी सॉल्व करके केवल इक्वेशन हमारी ये रह जाती है 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 45। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह आएगा कि इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करें, फिर इसकी द्विघातीय बनाएं। जरूरी नहीं आप ऐसा ही करें, उत्तर उससे भी आएगा। मैं सीधा वर्गमूल भी ले सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है। इसका मतलब 4c माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट 45, और 45 का अंडर रूट अगर हम लें तो देखिए 45 के गुणनखंड होते हैं 9 इंटू 5, और 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3,
तो ये 3√5 आएगा। लेकिन जब हम वर्गमूल लेते हैं किसी चीज का तो हम दो तल लिख के दिखाते हैं प्लस माइनस। ये हमेशा ध्यान रखें आप। देखिए द्विघातीय में भी जब आप करते हैं तो श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाते हैं तो माइनस की भी प्लस माइनस, वो वहां भी आता है यहां भी आएगा। अब आता है सी का मान निकालना। पहले 1 जाएगा प्लस में, यानी 4c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3√5, और फिर 4 आएगा बटे में, यानी c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3√5 अपॉन 4। ये देखिए मैंने निकाला। अब ये देखना है मुझे इसमें c का ऐसा कौन सा मान है जो हम इसमें अंतराल में सेटिस्फाई भी कर रहा हूं। तो देखिए चलिए मैं आपको दशमलव के हिसाब से बताता हूं, आप लोग चाहे रफ पे करके भी देख सकते हैं। आप लोग अंडर रूट जैसे 2 का मान याद रखते हैं 1.414 होता है, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732, अंडर रूट 5 का मान होता है 2.23। आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं। अंडर रूट 5 का जो मान होता है वो 2.23 होता है। तो चलिए मैं 2.2 भी मान सकता हूं, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। अगर मैं यहां 2.2 रखता हूं और इसके 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 6.6। तो इसे आप अब 6.6 मानेंगे। पहले मैं प्लस का चिन्ह लेता हूं, 1 प्लस 6.6 यानी कि 7.6, और 7.6 को 4 से डिवाइड करूं तो वो आता है 1.9, और 1.9 इसमें आ रहा है, यानी प्लस वाला मान तो बिल्कुल सही है। अब आता है दूसरा। अगर मैं यहां माइनस लेता हूं तो 1 माइनस, ये देखिए 6.6 था, तो 1 माइनस 6.6 माइनस के 5.6, और माइनस के 5.6 को 4 से डिवाइड करें माइनस के 1.4। माइनस वाला इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि तो सारे प्लस के ही मान है। इसका मतलब माइनस वाला इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी हम जो उत्तर लिख के दिखाएंगे वो केवल प्लस वाला अंडरलाइन करके दिखाएंगे। c इज इक्वल टू 1 प्लस 3√5 अपॉन 4, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। हम माइनस वाला नहीं दिखाएंगे अंडरलाइन करके, और ये अंतराल में है, और आगे लिख देंगे अतः लेग्रांजे की प्रमेय सत्यापित होती है। अब देखिए मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन ये देखिए बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में क्वेश्चन नंबर 3 ही दे रखा है। यदि कोई फलन f -5, यानी अंतराल से वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है। अब आप लोग ये देखेंगे कि ये किस तरीके से लिख दिया। ये आपको देखिए पहले चैप्टर की तरह, जो आपको पहले चैप्टर में फलन पढ़ाया गया था, ये उस तरीके से लिखा है। ये इस अंतराल पर परिभाषित है, यानी -5 से लेकर प्लस के 5 तक x के जितने मान हैं उन सब के लिए परिभाषित है ये फलन। ये होता है इसका परिसर, इसकी जरूरत नहीं होती है, ये इन्होंने सिर्फ लिख के दिखाया है। आपको रोले की प्रमेय और लेग्रांजे की प्रमेय जो जरूरत पड़ती है वो सिर्फ डोमेन की पड़ती है, यानी कि प्रांत, जो आपको शायद अब ध्यान आ जाए, ये डोमेन होता है और ये होता है रेंज। तो ये केवल डोमेन की जरूरत है, ये आपको केवल लिख के दिखाया गया है। यदि कोई फलन इस अंतराल पर परिभाषित है और वो इस प्रकार परिभाषित है कि वो एक अवकलनीय फलन भी है, ये खुद कह रहे हैं कि ये अवकलनीय भी है। और इन्होंने एक बात और लिखी, f' इज नॉट इक्वल टू 0, यानी f' 0 है ही नहीं x के किसी भी मान के लिए। इस अंतराल में x का ऐसा कोई मान नहीं है जहां पे f' का मान 0 हो जाए, ये इन्होंने खुद कहा है। यानी इस फलन का जो अवकलन है वो कभी 0 नहीं हो सकता इस अंतराल में। तो जैसे हम जो चीज दिखाते थे रोले की प्रमेय में कि f' इज इक्वल टू 0, तो कोई मान निकल के आता था आपका c का। यहां ऐसा कोई मान ही नहीं है c का कि f' इज इक्वल टू 0 हो जाए। यहां f' 0 हो ही नहीं सकता इस अंतराल में। अब इन्होंने ये प्रूव करवाया कि अगर ये फलन अवकलनीय है और f' c मान लीजिए, चलिए वो 0 हो नहीं सकता x के किसी भी मान के लिए, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि f-5 नॉट इक्वल टू f5, यानी f-5 और f5
ये इक्वल हो ही नहीं सकती। चलिए कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो एक लाइन देखिए, इसका सॉल्यूशन करते वक्त तो मैंने लिखी, ये प्रूव भी करके दिखाया इसमें, ये प्रमेय ही माने। अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होता है। हां, अगर कोई फलन सतत हो तो ये जरूरी नहीं कि वो अवकलनीय भी हो। इसलिए हम पहले चेक करते हैं अवकलनीयता, और ये इस बात की श्योरिटी होती है अगर कोई फलन अवकलनीय होता है तो वो सतत भी 100% होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाता हूं कि अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी कैसे होगा। तो चलिए मैं इसी फलन की बात करता हूं। माना x बराबर c, कोई मान मैंने c ही ले लिया। x बराबर c पर फलन अवकलनीय है और c इस अंतराल में है, तो मैंने खुद मानते हुए चल रहा हूं, माना x बराबर c पर फलन अवकलनीय है। तब अब देखिए अवकलनीयता का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू, मैंने a लिखवाया था। अब वो a नहीं लिखा मैंने, वो मैंने चलिए c लिख दिया है। लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c। बस मैंने आपको क्या लिखवाया था, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बटे x माइनस a। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x का मान तो देखिए कोई भी हो सकता है। अब ये अगर खुद कह रहे हैं कि अवकलनीय है इस मान पर, तो वो तभी पॉसिबल है जब इसे हम सॉल्व करें तो वो एक परिभाषित मान आना चाहिए, यानी कि वास्तविक संख्या, अनंत नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो परिभाषित होगा तभी तो वो अवकलनीय होगा। इस अंतराल में हर मान के लिए अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब ये चीज परिभाषित भी होगी x के हर मान के लिए, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc बटे x माइनस c। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो एक परिभाषित यानी कि वास्तविक संख्या आएगी। तो इसलिए मैंने नीचे भी लिखा है कोई वास्तविक मान। अब इसे कैसे सॉल्व करें, ये लिमिट का रूल भी है सततता वाले चैप्टर में। जब हम लिमिट निकालते हैं तो सबकी लिमिट सेपरेट होती हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx, ये मैंने अलग लिख दिया, माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc, ये मैंने अलग लिखा, लिमिट x टेंड्स टू c x, ये अलग लिख दिया, और लिमिट x टेंड्स टू c c के लिए ये मैंने अलग लिखा, इक्वल टू कोई वास्तविक मान। अब आगे कैसे सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू c fx मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया, लिमिट x टेंड्स टू c fc, ये भी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। हां देखिए, पहले मैं इसमें रख के दिखा रहा हूं आपको। अगर लिमिट x टेंड्स टू c x है, मुझे x का मान कितना रखना है c, तो मैंने सीधा x का मान c रख दिया, यानी ये जो मान आपका निकल के आ गया वो c निकल के आया। क्यों? क्योंकि आप लिमिट में यही करते हैं, अगर कोई चीज 0/0 नहीं हो रही, ये तो नहीं हो रहा 0/0, अगर मैं x का मान c रखता हूं तो c उत्तर आ रहा है, तो मैंने c ही लिखा, माइनस लिमिट x टेंड्स टू c, तो यहां तो x का मान ही नहीं रखना क्योंकि ये तो एक नियतांक है, तो ये तो c ही आएगा सॉल्व करके, यानी ये c आ गया माइनस ये भी c, तो c माइनस c, ये ले गया मैं गुणा में, c माइनस c इंटू कोई वास्तविक मान। ये चीज मैंने देखी ऐसे ही छोड़ दी, और ये जो था c माइनस c, ये मैं गुणा में ले गया, ये आएगा 0, और 0 की किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें तो वो 0 ही आएगा। तो यानी इस पूरे व्यंजक का मान, यानी लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू c fc, ये इक्वल टू 0 आ रहा है। अब फिर इसकी बात आती है, हमें इसमें भी x का मान कहीं नहीं रखना, क्योंकि fc का मतलब ये एक नियतांक ही है। अगर मैं फलन में x का मान c रख दूं तो आपका एक वास्तविक संख्या उत्तर निकल के आएगी, यानी x का मान यहां कहीं रखना ही नहीं है, ये तो आपका fc ही आ रहा है, ये मैंने लिख दिया fc, क्योंकि इसमें x का मान कहीं रखना ही नहीं है, जैसे यहां था। ये चीज मैं इधर ले गया, ये fc ही आया, इसे हम इधर ले गए, हमने प्रूव कर दिया लिमिट x टेंड्स टू c fx, वो इक्वल आ गया fc के। और आप सततता में भी यही देखते हैं, जो सिंपल क्वेश्चंस आपने सततता वाली प्रश्नावली में करे थे, जब हम इसका मान निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx का, और जो 0/0 नहीं हो रहे, तो हम x का मान सीधा रख देते हैं यहां पे, और जब हम इसमें x का मान सीधा रखेंगे तो वो कितना आएगा fc, वो ही हमारा आ भी रहा है। और जब हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो ये सततता की ही पहचान होती है, यानी अगर हम ये प्रूव कर दें लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू fc, इसका मतलब ये है ये जो फलन है आपका
ये x इक्वल टू सी पे सतत भी है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। अगर ये प्रूव करने के लिए आती है प्रमेय तो आपको इसी तरीके से करके आनी है। अगर कोई फलन अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। ये देखिए प्रमेय थी, अगर x बराबर सी पर कोई फलन अवकलनीय है तो वो x बराबर सी पर सतत भी होगा। अब ये लाइन देखिए मैंने ऊपर शॉर्ट में लिखी थी, अगर कोई फलन, क्योंकि आपको दे रखा है यदि फलन f अवकलनीय फलन है, तो मैंने यही लिखा चूंकि फलन f अवकलनीय है अतः यह सतत भी होगा। तो दोनों कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई, ये फलन अवकलनीय भी है, ये फलन सतत भी है। अब एक बात इन्होंने ये कहा है, अब देखिए चलिए एक बात मैं कहता हूं, अगर ये अवकलनीय है और ये सतत भी है, यानी केवल दो ही पॉइंट ही तो हैं, तो इसमें लैग्रांज की प्रमेय लागू हो सकती है। लैग्रांज की प्रमेय क्योंकि इन्हीं दोनों पर डिपेंड करती है। अब आती है बात रोले की प्रमेय की। रोले की प्रमेय केवल इन दोनों पर डिपेंड तो नहीं करती, हमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी होता है, ये देखना पड़ता है। अवकलनीय है फलन, वो ठीक है बिल्कुल, सतत भी है, लेकिन रोले की प्रमेय कैसे चेक करें कि वो लागू हो सकती है नहीं, वो इस बात से चेक होगी, ये होगी इस बात से चेक, यानी एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। रोले की प्रमेय एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोले की प्रमेय में एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो जरूर आएगा एक्स के किसी मान के लिए, लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि एफ डैश जीरो है ही नहीं कहीं, और अगर एफ डैश जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है एफ डैश सी अगर जीरो नहीं हो सकता है तो रोले की प्रमेय अप्लाई हो ही नहीं रही होगी, क्योंकि रोले की प्रमेय अगर अप्लाई होती तो एफ डैश सी कहीं ना कहीं जीरो जरूर आएगा, लेकिन अगर एफ डैश सी इन्होंने खुद कहा है कि जीरो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब रोले की प्रमेय लागू नहीं हो सकती। ये लाइन चलिए मैं आपको वैसे ही बोलता हूं, क्योंकि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अंतराल में एक्स के किसी मान के लिए रोले की प्रमेय लागू नहीं हो सकती। ये देखिए मैंने यहां लिख दिया, रोले की प्रमेय लागू नहीं हो सकती। चलिए ऊपर मैंने चूंकि एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आप देखते हैं आगे, एक्स के किसी भी मान के लिए एफ डैश एक्स जीरो है ही नहीं, इसका मतलब है रोले की प्रमेय लागू हो ही नहीं सकती। अब आप लोग ये सोचेंगे रोले की प्रमेय लागू क्यों नहीं हो रही, अवकलनीय है, सतत भी है, लेकिन रोले की प्रमेय डिपेंड कितनी कंडीशंस पे करती है, तीन कंडीशंस पे, तो इसका मतलब तीसरी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, क्योंकि फलन सतत भी है, अवकलनीय भी है, लेकिन अगर रोले की प्रमेय लागू नहीं हो रही तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी हो सकती है, यानी एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये इसी कंडीशन की वजह से लागू नहीं हो रही होगी। इसका मतलब है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, यानी एफ और एफ बी इक्वल हो ही नहीं सकती, और एफ और एफ बी कौन से हैं, ए और बी के मान को ये अंतराल है, यानी कि एफ माइनस 5 वो इक्वल नहीं हो सकता F5 की। ये आपका प्रूफ करना था, ये आ गया है। यानी रोले की प्रमेय आपकी इन दोनों कंडीशंस के केवल डिपेंड नहीं है, वो इस पे भी डिपेंड है, लेकिन अगर ये लागू नहीं हो रही तो केवल वो इसी कंडीशन की वजह से लागू नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों तो सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी यही आपकी कंडीशन ऐसी बची जो सेटिस्फाई नहीं कर रही होगी। और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था कि f-5 वो बराबर नहीं हो सकता F5 के। तो ये देखिए मैंने आपको दोनों प्रमेय बताई, रोले की प्रमेय, लैग्रांजे की प्रमेय, प्रश्नावली 5.8 में। अब इस पूरे चैप्टर की विविध प्रश्नावली यानी कि रिवीजन, वो मैं आपको अगली वीडियो से बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।